अर्पिता को मानसी ने अपने भाई अविनाश के लिए पसंद किया था। शादी के बाद उसके ब्रेन ट्यूमर की खबर ने सबको चौंका दिया, परंतु सकुशल ऑपरेशन के पश्चात उसके स्वस्थ होने पर भी मानसी के मन में उसके प्रति नफरत का बीज पनपने लगा। लेकिन अर्पिता ने कुछ ऐसा किया कि पत्थर दिल मानसी सहित पूरे परिवार का दिल जीत लिया। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। बाहर गली ने चौकीदार के जूतों की चपर चपर और लाठी की ठक ठक की आवाज़ से स्पष्ट था कि अभी सुबह नहीं हुई थी। एक नज़र राहुल पर डाली। गहरी नींद में भी उसके चेहरे पर पसीने की 2-4 बूंदें उभर आई थी। पूरा दिन दौड़ भाग करने के बाद रात 12 बजे तो लौटे थे। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते थे ये लोग, किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। माँ और अर्पिता का अरुग्न चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। क्या मनोस्थिति होगी पापा और भैया की। डॉक्टरों ने बताया था कि यदि आज की रात निकल गई तो दोनों खतरे से बाहर होंगी। यदि दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। किस तरह जोड़ लिया था माँ ने बहू को अपने साथ। बहू नहीं बेटी थी वह उस घर की। घर का कोई भी काम, कोई भी सलाह उसके बिना अधूरी थी। लेकिन इतना सब देने के बाद माँ को बदले में क्या मिला? तीमारदारी। मैंने कई बार अर्पिता को तिरस्कृत करने के लिए माँ से कही भी थी, बहुएं दान दहेज के साथ डिग्रियां डालती है, लेकिन तुम्हारी बहू तो अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट, MRI और एक्सरे रिपोर्ट से भरी फाइलें लाई है। यह सुनते ही माँ हंस देती। संस्कारों की अनमोल धरोहर भी तो लाई है अपने साथ। माँ कमरा छोड़कर चली जाती है। जाहिर था उन्हें अर्पिता के प्रति मेरे द्वारा कहे गए कठोर शब्दों से दुख पहुंचा था, पर मैं भी क्या करती। मन था कि लाख प्रयासों के बाद भी नियंत्रण नहीं होता था। सुबह के 5 बजे थे। कुछ देर पहले ही राहुल अस्पताल के लिए निकल चुके थे। तभी पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहू की हालात चिंताजनक है। मन आत्मग्लानि से भर उठा। क्यों पापा और भैया के कहने पर मैं लौट आई। इस समय तो भैया और उन दोनों की सहानुभूति की आवश्यकता होगी। राहुल भी तो बिना कुछ कहे चले गए। एक बार कहते तो मैं भी चलती उनके साथ। कुछ पल ठहर कर मैं कम से कम उसका मनोबल तो बढ़ा सकती थी। लेकिन उन्हें क्या पता अर्पिता के प्रति मेरे मन में अब किसी प्रकार का मलाल नहीं था। अर्पिता से मेरा परिचय बोट्सवाना में हुआ था। उन दिनों में राहुल के साथ एक असाइनमेंट पर बोट्सवाना आई थी। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और वादियाँ, और उनके बीच बसी एक छोटी सी कॉलोनी। कुछ मिलाकर वहाँ 10-12 ही घर थे, और एक दिन घर से दूसरे घर का फासला इतना कम था कि मौके बेमौके आसानी से लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। यूँ तो अन्य परिवार भी थे वहाँ पर। अर्पिता के परिवार से कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके पिता राहुल की कंपनी में भी वरिष्ठ पद मौजूद थे। दूसरे वह हमारी ही तरह ब्राह्मण थे और लखनऊ के मूल निवासी भी थे। रीति रिवाज और मोल चाल में समानता होने की वजह से कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती घनिष्ठता में बदल गई और हम हर दिन मिलने लगे। कभी घर पर, कभी क्लब में। बातचीत का सिलसिला इधर उधर की बातों से घूमता फिरता लखनऊ की नफासत, नज़ाकत, खान पान या फिर एक दूसरे के प्रति रिवाजों और तीज त्योहारों के मनाने ढंग पर अटक जाता। मुझे गोरी, लंबी, छरहरी, काली आँखों और घने बालों वाली अर्पिता का व्यक्तित्व हर समय आकर्षित करता था। वह कितनी सुंदर थी, उतनी ही मेधावी भी। लगभग हर विषय पर अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकती थी। कॉलेज के बाद वह अक्सर मेरे घर आ जाती थी और किसी न किसी विषय पर बहस छेड़ देती। अर्पिता की भी माँ एक शिष्ट, व्यवहारिक और सुलझी हुई महिला थी। 2 बहुओं की सास और 4 पोते पोतियों की दादी होने के बाद भी उसके व्यवहार में बचपना ही छलकता था। उम्र में वह सबसे काफ़ी बड़ी थी, फिर भी उनका सानिध्य मुझे भला लगता था। एक शाम मैं उनके घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे ही बाट जोह रही हो। मुझे पास बैठाकर बोली, मानसी, अर्पिता तेरी हर बात मानती है, तू ही उसे समझा। ब्याह की बात करो तो रोना धोना शुरू कर देती है। मुझे ब्याह नहीं करना है। उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगा जैसे रो कर आई हो। क्यों? ब्याह तो सभी लड़कियां करती है,
जवानी की दहलीज पर खड़ी सुनहरे रूप पहले सपनों को देखने की उम्र में अर्पिता का वाक्य मुझे अचरज में डाल गया था। कब तक बैठा कर रखूँगी तुझे? जब तक माँ बाप है तब तक ठीक, उसके बाद भाई भौजाई नहीं पूछेंगे। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपना देखभाल कर सकती हूँ। औरत को जीने के लिए किसी का तो अवलंबन चाहिए। ब्याह, परिवार और बच्चे, इन्हीं सब में उलझ कर तो स्त्री का जीवन सार्थक बनता है। और अगर ब्याह के बाद भी यही एकाकीपन हाथ आया तो? अर्पिता के शब्दों में छिपी निराशा देख मन में विचलित हो उठा था। शायद हर दिन तलाक, टूटन और बिखराव की खबरें पढ़ते पढ़ते उसने सफल, सुखद और वैवाहिक जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने दृढ़ता से कहा तो वह मेरा चेहरा देखने लगी। अर्पिता के लिए मेरी नज़र में एक रिश्ता है। अगर आप चाहो तो हाँ, क्यों नहीं? अर्पिता की माँ ने अति उत्साह से मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं अपने भाई अविनाश के लिए अर्पिता का हाथ आपसे मांगने रही हूँ। वह आपकी अर्पिता को बहू नहीं, बेटी का प्यार मिलेगा। किसी विशेष परिचय की मोहताज नहीं थे अविनाश भैया। दिल्ली IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने लंदन से MBA किया था। भारत लौटकर जब से उन्होंने पापा की फैक्ट्री संभाली, मेरे मन में भी भाभी की इच्छा प्रबल हो उठी थी। जब भी माँ से भैया के ब्याह की बात करती तो वह हंसकर टाल जाती। पहले तुझे बिहाएंगे, फिर बहू आएगी इस घर में। कुछ दिन मैं भी तो भाभी के साथ हंस बोल लूँगी। दूर थोड़े ही भेजेंगे तुझे, इसी शहर में बिहाएंगे। जब मर्जी हो चली आना और भाभी के साथ हंस लेना। माँ ने कहा था। धूमधाम से मेरी शादी लखनऊ में हो गई। राहुल सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। सास ससुर, देवरानी जेठानी का परिचय था मेरा। माँ से अक्सर फ़ोन पर बातें होती रहती थी। मेरा जब भी चाहता राहुल मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाने ले जाते। माँ मेरी पसंद के पकवान पकाती, लाड जताती। भैया और पापा मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते। मन खुशियों से भरा रहता था। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। यह जब 2 माह के बाद ही राहुल को बोट्सवाना का प्रोजेक्ट मिला और हम दोनों यहाँ चले आए। अर्पिता की माँ से स्वीकृति पाते ही मैंने लखनऊ फ़ोन मिलाकर माँ से बात की। अर्पिता के विषय में सारी जानकारी देकर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ, लड़की स्वभाव से सुशील और सुंदर है और सबसे बड़ी बात MBA भी की है। भैया और पापा को बिजनेस में भी मदद मिलेगी। विदेश में पली बड़ी लड़की हमारे यहाँ तारतम्स बैठा पाएगी। हमारे और वहाँ के रहन सहन और तौर तरीक़ों में बहुत अंतर है। माँ को चिंता ने घेर लिया था। माँ, आप नहीं जानती अर्पिता का स्वभाव। वह बेहद सरल और सादगी पसंद है। हमारे परिवार के लिए सुशील बहू और भैया के लिए आदर्श पत्नी साबित होगी वह। उनके और हमारे परिवार के वातावरण में कोई अंतर थोड़े ही है। विवाह संबंधों में पूरे परिवार का लेखा जोखा लिया जाता है। माँ ने कहा था। भारद्वाज साहब हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले 20 वर्षों से बोट्सवाना में हैं। अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं। 2 बेटे 2 बहुएं। बच्चे सब लखनऊ में ही हैं। हजरतगंज के पास 500 गज की कोठी है। माँ ने इस जानकारी से संतुष्ट हो गई थी। कंप्यूटर के इस युग में फ़ोटो का आदान प्रदान कुछ ही घंटों में हो गया था। शीघ्र ही संबंध को स्वीकृति दे दी गई थी। प्रोजेक्ट समाप्त होते ही मैं राहुल के साथ लखनऊ पहुंच गई थी। मम्मी पापा का विश्वास देखते ही बनता था। बार बार कहते हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। एक एक दिन यहाँ पर सबके लिए एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। आकांक्षाएं, उम्मीदें आसमान छू रही थी। कब वह दिन आए और मम्मी पापा बहू का मुख देखे। भैया की जिज्ञासा उनकी बातों से स्पष्ट थी। प्रत्यक्ष कुछ नहीं पूछते थे, पर जब भी अर्पिता का प्रसंग छिड़ता उनकी आंखों में चमक उभर आती। ब्याह से ठीक 1 माह पूर्व भारद्वाज परिवार ने लखनऊ पहुंचने की सूचना दे दी थी। हवाई अड्डे पहुंचते ही पहले माँ का फ़ोन आया। बोली, मैं अपनी बहू को पहचानूंगी कैसे? हवाई जहाज़ से जो सबसे सुंदर लड़की उतरेगी, समझ लेना वही तुम्हारी बहू है।
अर्पिता और उसके परिवारजनों से मिलकर माँ धन्य हो गई थी। ब्याह की काफ़ी तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। रही सही कसर अर्पिता के परिजनों ने मिलकर पूरी हो गई थी। घर लौटकर मैंने भैया को टटोला था। कैसी लगी हमारी अर्पिता? चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा ओढ़कर उन्होंने शांत भाव से सहमति प्रदान दी तो हम सब संतुष्ट हो गए थे। ब्याह धूमधाम से हुआ। भारद्वाज दंपति ने भारत का स्वागत और दान दहेज देने में कोई कसर नहीं रखी। हीरे मोती कुंदन से सेट, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन और इम्पोर्टेड फर्नीचर देकर उन्होंने पूरा घर भर दिया था। मम्मी पापा के साथ पूरी हुई। मुझे प्यारी भाभी मिली और भैया को स्नेहमयी पत्नी। ब्याह से अगले दिन नए जोड़े ने हनीमून के लिए गोवा प्रस्थान किया तो माँ बिखरा घर समेटने में जुट गई थी। मैं भी माँ की सहायता के लिए कुछ दिन वहीं ठहर गई थी। पूरा घर व्यवस्थित करके माँ निश्चित हुई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पापा घर पर ही थे। दरवाज़ा राहुल ने ही खोला था। भैया दरवाजे पर थे और पीछे अर्पिता भाभी खड़ी थी। नवविवाहिता जोड़े को यूं अचानक वापस आया देखकर सभी हैरान रह गए थे। कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया, यह सोच माँ चिंतित हो उठी थी। अर्पिता कमरे में अपना बैग खोलने में व्यस्त हो गई और भैया हमारे पास ही टेबल पर बैठ गए। माँ ने जिज्ञासा व्यक्त की, यूँ अचानक कैसे लौट आए? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे। माँ, अर्पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिर दर्द और उल्टियाँ शुरू हो गई थी, इसलिए लौटना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ाई उतरने चढ़ने से अक्सर उल्टियाँ हो जाती है। यही सोचकर माँ ने कहा, तो किसी डॉक्टर से मशवरा करके दवा दिलवा देते। कहा था मैंने, पर अर्पिता नहीं मानी। बोली घर चलना है। भैया अब भी चिंतित थे। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली अर्पिता का चेहरा बेहद फीका और बेजान सा दिखा था उस पल। चलो कोई बात नहीं, अगली बार किसी और जगह हो आना, कहकर माँ ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। यूँ घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे, पर चौके का काम माँ ही संभालती थी। अर्पिता ने अगले दिन से ही उन्हें इस कार्यभार से मुक्त कर दिया। सबकी पसंद का भोजन पकाने और खिलाने में उसे विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती थी। कोई भी काम अपने हाथ में लेकर जब तक दौड़ भाग कर पूरी तन्मयता से संपूर्ण नहीं करती, उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन माँ अर्पिता को अपने पास बुलाकर बोली, तुमने MBA किया है, यूँ घर गृहस्थी के कामों में उलझकर तो तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए। पर घर का कामकाज। अर्पिता माँ के इस अचानक आए प्रस्ताव से घबरा गई थी। वह तो पहले भी होता था और आगे भी होता होगा। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो बेटी। माँ की मुस्कुराहट और विश्वास उसे धीरे से सहला गया था। अगले ही दिन पापा और भैया के साथ जाकर फैक्ट्री का वित्तीय कार्यभार उसने अपने जिम्मे ले लिया था। पूरी तन्मयता के साथ काम करने लगी थी अर्पिता। परिणाम अच्छे घोषित हुए। मुनाफे में वृद्धि हुई। हर किसी की प्रशंसा की पात्र बनी अर्पिता कभी कभी खुशी के उन लम्हों में भी बेहद उदास हो जाती थी। उसकी यूँ असमय चुप्पी का कारण कई बार हमने जानने का प्रयास भी किया, पर वह कभी किसी से कुछ कहती ही नहीं थी। कुछ ही दिन बीते थे, उसे फिर से अचानक दर्द हुआ। इस बार दर्द की तीव्रता पहले से भी ज़्यादा थी। चेहरा काला पड़ गया था, ओठ टेढ़े हो गए थे। पापा और माँ सोच रहे थे उसकी यह दशा तनाव की वजह से है, पर मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पिता इस घर में खुश नहीं। अर्पिता का ब्याह मैंने ही करवाया था। अगर उसे किसी बात से परेशानी है तो उसका समाधान भी मैं ही करूँगी। मैंने सोचा। इसी निश्चय के साथ मैं उसके कमरे में चली गई। अर्पिता आराम कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने पूछा, अर्पिता कहाँ खोई हो? कुछ कहोगी नहीं? मेरे अंदर समुद्र मंथन जैसी हलचल मची हुई थी। वह आंखें नीचे किए फर्श को निहार रही थी। तुम्हें सिरदर्द क्यों हो रहा है? किसी चीज़ की कमी है
या तुम किसी बात से असंतुष्ट हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अजगर की तरह पसरा सन्नाटा जैसे अंधियारे को नील रहा है। निराशा के पल में प्यार का स्नेह स्पर्श और आश्वासन पाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह सिरदर्द नया नहीं पुराना है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। क्या ब्रेन ट्यूमर? मेरे पैरों से नीचे की जमीन खिसक गई थी। चाची ये सब जानती थी। मेरे अंतर्मन की पीड़ा पके फोड़े भी लहकने लगी थी। हाँ, उन दिनों मैं MBA फाइनल में थी जब मुझे पहली बार सिरदर्द उठा। माँ ने मुझे सिरदर्द निवारक गोली दी और नियमित रूप से बादाम का दूध देने लगी। सभी सोच रहे थे यह सिरदर्द कमजोरी और तनाव की वजह से है। आँखों का भी टेस्ट हुआ, सब कुछ सामान्य निकला। उसके बाद जब दर्द फिर हुआ तो पापा मुझे विशेषज्ञ के पास ले गए। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। एक दिन पापा ने एक मशहूर डॉक्टर से मेरे ऑपरेशन की बात की। अपॉइंटमेंट भी ले लिया, पर माँ नहीं मानी थी। बोली, ब्याह योग्य बेटी के दिमाग की चीड़ फाड़ करवाएंगे। अर्पिता को कुछ हो गया तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर पापा जी बोले थे, तुम्हें इसके रिश्ते की चिंता है? मैं तो उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। अर्पिता की बीमारी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल गया। पापा संज्ञा शून्य हो गए थे। भैया गंभीरता का मुखौटा ओढ़े कभी पत्नी को निहारते और कभी हम सबको। अपने जीवन संगिनी को इस रूप में देखकर उसकी आकांक्षाओं पर पानी फिर गया था। माँ गश खाकर गिर पड़ी थी। भैया दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए थे। पूरी जांच के बाद पता चला उन्हें हल्का हार्ट अटैक हुआ है। अचानक रक्तचाप इतना बढ़ गया कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जिस दिन उन्हें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ, मैं घर लौट आई थी। इतना रोई कि शायद दीवारें भी पसीज गई होगी। मैं सोच रही थी कि कितने प्रश्न और सुखी थे मेरे पीहर के लोग, मगर अब मेरे भाई का जीवन अंधेरामय हो गया है। अब तो पूरे परिवार का जीवन ही दुख से भर गया है। मुखदर्शिता सी बनी परिवार की खुशियों की लौटते देख रही थी मैं। अपने भाई की खुशियों की आग में जलता देखकर कौन सी बहन का दिल रोएगा नहीं। अर्पिता के रोग का एक ही इलाज था, ऑपरेशन। सफल हुआ तो ठीक, नहीं तो अर्पिता अपंग भी हो सकती है। फिर मेरे भैया उस अपंग पत्नी के साथ कैसे जिएंगे? उम्र भर अर्पिता की सेवा में ही जुटे रहेंगे। अब क्या माँ के दिन हैं सेवा करने के? पर जो कुछ भी था उस सब के लिए मैं खुद को दोषी मान रही थी। पहली बार मेरे मन के एक चोर कोने में विचार आया, यदि इस पूरे परिदृश्य से अर्पिता को ही हटा दिया जाए तो सब सही हो जाएगा। आजकल तो लोग बात बेबात तलाक ले लेते हैं और दूसरा ब्याह भी कर लेते हैं। अगर भैया भी ऐसा ही करे तो? उस दिन मैं माँ के कमरे में ना जाकर सीधे भैया के कमरे में चली गई थी। भैया अकेले कमरे में बैठे गज़लें सुन रहे थे। अर्पिता माँ को जूस पिला रही थी। दोनों को अनदेखा करके मैं भैया के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, क्या आप गलत गाड़ी में सिर्फ इसलिए सवार रहेंगे कि पहले आप गलती से उस पर चढ़ गए थे और अब सामान समेटने और नया टिकट कटवाने के झंझट से डर रहे हैं? भैया शायद मेरा आशय समझ नहीं पाए थे। मैंने दोबारा कहा, अब भी वक्त है, अर्पिता से तलाक ले लीजिए और दोबारा शादी कर लीजिए। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। भैया विश्वास कीजिए, अर्पिता की माँ के छल को मैं समझ नहीं पाई, वरना वह कभी मेरी भाभी नहीं बनती। कारण जाने बिना तुम भी परिणाम तक पहुँच गई। वह फीकी हंसी हंस दिए। अर्पिता बहुत अच्छी है। सच बात तो यह है कि वह ब्याह करना ही नहीं चाहती थी, पर माँ के आगे उसकी चली नहीं। झूठ की बुनियाद पर क्या इमारत खड़ी हो सकती है? मेरा मन अब भी अशांत था। झूठ उसने नहीं, उसकी माँ ने बोला था। वैसे उनका निर्णय भी गलत कहाँ था? हर माँ की तरह उसकी माँ के मन में भी अपनी बेटी को सुखी गृहस्थ जीवन देने की कामना रही होगी। तुम्हारे ब्याह के समय भी माँ कितनी चिंतित थी। भैया पुनः बोले, अर्पिता की माँ की दशा भी कुछ वैसी ही रही होगी।
मानसी, कितना अजीब है तुम्हारे समाज का चलन। बेटी की इच्छा अनिच्छा जाने बिना ब्याह की चिंता शुरू हो जाती है। अधिकांश विवाह लड़की की अनुमति के बिना होते हैं। अर्पिता ने भी विरोध किया था, पर उसकी एक नहीं चली और अब अर्पिता मेरी पत्नी है। उसका हर सुख दुख मेरा है। मैं विकसित सी अपने भाई का चेहरा निहारती रही। उस दिन के बाद मैंने उस चौखट पर कदम नहीं रखा था। राहुल ने मुझे कई बार समझाया, रिश्ते संयोगवश बनते हैं। तुम्हारे भैया का ब्याह अर्पिता के साथ ही होना लिखा था। इस संबंध में व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ। जरा सोचो, यही बीमारी उसे ब्याह के बाद होती तब क्या करती। और फिर यह रोग असाध्य नहीं है। मैं चिढ़कर जवाब देती, तब की बात और थी। देखभाल कर कोई मक्खी निगलता है क्या। माँ अक्सर फ़ोन पर अर्पिता की तबीयत के विषय में बताती रहती है। एक दिन बोली, कल अर्पिता फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबराहट होती है। डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। भेज दो उसे उसके मायके। जिस तरह उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है, तुम भी चालाकी से काम लो। क्रोध से मेरी कनपटियां बजने लगी। उन्होंने तो हवाई जहाज़ की टिकटें भेजी है, पर अर्पिता खुद ही नहीं जाना चाहती। सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है इस बच्ची में, माँ ने कहा था। तो फिर करती रहो सेवा, माँ निरुत्तर हो जाती है। उन्हें कुछ कहने का मौका ही मैं कब देती थी। मुझे बार बार मम्मी पापा और भैया पर क्रोध आ रहा था। इस नए युग में एक बीमार बहू के प्रति इतनी आत्मीयता और सहृदयता दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे मनोभावों से बेखबर राहुल ने मुझे आगाह किया, मानसिक कल अर्पिता को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। वेलूर से एक विशेषज्ञ सीताराम अस्पताल आ रहे हैं, वह ऑपरेशन करेंगे। मैंने एक बार भी पलटकर उसका हाल नहीं पूछा, बल्कि पीहर फ़ोन भी नहीं किया। अर्पिता के प्रति मेरे मन में छिपा तिरस्कार राहुल बखूबी पहचान रहे थे। एक दिन बुरी तरह झलझाए मुझ पर हद होती है। रूखे व्यवहार की। एक व्यक्ति जीवन मरण के बीच झूल रहा है और तुम्हारे विचार इतने ओझे हैं कि तुम उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। राहुल का मन रखने के लिए मैं एक बार अस्पताल हो आई थी। नाक में ऑक्सीजन, मुंह में नली, एक बाह में ग्लूकोज, दूसरी बाह में दवाओं की नलिकाएं लगी थी। माँ का सेवा भाव, पापा का दुलार और भैया की आत्मीयता देखते ही बनती थी। एक पल के लिए मुझे तरस भी आया, पर अगले ही पल वह भाव घृणा में बदल गया। कितना अच्छा हो अगर अर्पिता को ऑपरेशन टेबल पर ही मृत्यु हो जाए। कम से कम भैया को तो छुटकारा मिलेगा इस रोगिणी पत्नी से। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह भैया के साथ गाड़ी में बैठकर दफ्तर भी जाने लगी थी। पापा अब वृद्ध हो गए थे, वह फैक्ट्री कम जाते थे। भैया बाहर ऑर्डर लेने जाते तो अर्पिता घर पर फैक्ट्री अच्छी तरह संभाल लेती थी। माँ को अब भी अस्वस्थता घेरे रहती। बहू से कई बार उन्होंने कहा कि एक बार ओट्सवाना घूम आओ, पर वह हर बार यही कहती, एक बार आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएं तभी जाऊंगी। एक सुबह वह मेरे घर आई। मेरी बिटिया को तेज बुखार था। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया था। मैं पूरी रात जाग कर उसके माथे पर बर्फ़ की पट्टियाँ रखती रही थी। एक और बिटिया की तबीयत को लेकर मैं बुरी तरह तनावग्रस्त थी। दूसरी ओर थकावट की वजह से बुरा हाल था मेरा। उसने चौकी में जाकर पूरा नाश्ता तैयार किया। फिर दोपहर की दाल सब्जी तैयार करके हमारे पास आकर बैठी तो राहुल दफ्तर के कुछ उलझने लेकर बैठ गए। अर्पिता चुपचाप सुनती रही। फिर भैया के साथ मिलकर उसने बहुत मशवरे किए। उसके सुझावों से राहुल को काफ़ी लाभ हुआ था। माँ का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। बैठे बैठे सांस फूलने लगती, थकावट महसूस होती, छाती में दर्द उठता। मुझे ये खबरें राहुल से मिलती रहती थी। वह अक्सर मम्मी पापा से मिलने मेरे घर जाया करते थे। उस दिन रविवार था। राहुल समय से पहले ही तैयार हो गए थे, कहीं बाहर जा रहे थे। नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए मैंने पूछा, नहीं जाओगे? उन्होंने रूखे स्वर में उत्तर दिया। फिर चौकी में जाकर उन्होंने दूध गर्म करके थर्मस में उठेला और 4 डबल रोटी के स्माइलिंग पर मक्खन लगाकर पैक करने लगे। मैंने अपना प्रश्न फिर दोहराया,
कहीं जा रहे हो? हाँ, अस्पताल। क्यों? कौन बीमार है? कहीं अर्पिता फिर तो अस्पताल नहीं चली गई? मेरे स्वर की कड़वाहट छिपी नहीं थी। तुम इतनी कठोर और अहंकारी हो, मैं नहीं जानता था। मैं अवाक उनका चेहरा निहारने लगी। कम से कम इंसानियत के नाते ही माँ का हालचाल पूछ लेती। क्या हुआ माँ को? मैं बुरी तरह चौंक उठी थी। 2 दिन से अस्पताल में है। क्या तुम जानते थे? हाँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत कभी पसीज नहीं हो सकती। एक इंसान अगर बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो वह हो ही नहीं सकता। एक ग्रंथि पाल ली तुमने अर्पिता के विरुद्ध, और इतनी पाल ली कि मायके से नाता ही तोड़ लिया। कम से कम बूढ़े माता पिता की तो खबर ली होती। जानती हो तुम्हारी माँ को ऑपरेशन हुआ है और उन्हें खून की ज़रूरत थी। वह खून अर्पिता ने दिया है। अर्पिता की दशा चिंताजनक बता रहे हैं डॉक्टर। इतना कहकर राहुल बाहर निकल गए। इतना गिरा हुआ समझ रही थी मैं खुद उस पल। बीमार कमज़ोर पराए घर की बेटी माँ की सेवा करती रही, स्नेह बरसाती रही, और मैं उनकी अपनी बेटी बेखबर बैठी रही। आज अपने खून का एक कतरा देकर भी माँ की जान बचा सकूं तो खुद को धन्य समझूं। यह सोचती हुई मैं अस्पताल पहुंची। बाहर कॉरिडोर पर भैया और पापा खड़े थे। राहुल डॉक्टरों से परामर्श कर रहे थे। मुझे देखते ही भैया फूट फूट कर रो पड़े। माँ कैसी है? मैंने उन्हें धीरज बंधाकर आत्मीयता से पूछा। खतरे से बाहर। और अर्पिता? पहली बार मुझे अर्पिता के प्रति चिंतित देखकर सभी के चेहरों पर ताज्जुब मगर संतुष्टि के भाव मुखर हो उठे थे। रक्तचाप गिर गया है, बेहोश है। पापा अब भी चिंतित हैं। उसे क्यों खून देने दिया? ब्लड बैंक से ले लेते। कहा तो था। अर्पिता नहीं मानी। बोली जब उसका खून मैच कर रहा है तो ब्लड बैंक से खून लेकर बीमारियों का खतरा क्यों मोल लिया जाए? सभी सन्नाटे में थे। भैया निढाल से बेंच पर बैठे थे। मैं देख रही थी उन लोगों का अर्पिता के साथ बंधन अटूट है। वह वास्तव में उस घर की बहू नहीं, बेटी है। मेरा मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया था। बाहर किसी शोर से अचानक मेरे विचारों का सिलसिला टूटा। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं अकेली अस्पताल पहुंची। उसी समय डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, अर्पिता स्वस्थ है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। सबके चेहरे पर संतुष्ट के भाव तीर आए थे। मगर अर्पिता को कुछ हो जाता तो कोई भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा मैं खुद को दोषी समझती। भागकर मैं अर्पिता के बिस्तर पर पहुंच गई और उसके माथे पर चुंबनों की बौछार लगा दी। सभी अचरज से मुझे देख रहे थे। शायद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे हृदय के इर्द गिर्द उगा खरपतवार यूं एकाएक कैसे छंट गया। आंसुओं से विगलित तीव्र वेदना की धार मुख से निकली। अर्पिता, तुमने माँ को जीवन दान दिया है। नहीं दीदी, जीवन दान तो आप सब ने मुझे दिया है। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी आंखों की कोर से ढुलकले आंसू कब अर्पिता के आंसुओं से मिल गए मैं नहीं जानती। कुछ दिनों बाद ठीक होकर अर्पिता और माँ दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आ गए थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। भैया ने अपने पति होने का फ़र्ज निभाया और भाभी ने बेटी होने का। एक मैं ही थी जो अपना कर्तव्य भूल गई थी। दोस्तों, आज की आपको एक प्यारी सी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।